वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम दैट इज़ DPEP, जिसको हिंदी में कहा जाता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें DPEP के, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी इन 1993 टू 94, और मेनली इसको स्टार्ट किया गया था 1994 में। तो जो आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था, ये प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार की केंद्रीय रूप से प्रायोजित किया थी एक स्कीम थी। कि इसको किसने स्पॉन्सर किया, आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किया थी ये स्कीम थी, और ये स्टार्ट हुई इन 1994 में। अगर हम इसमें UEE की बात करें दैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो मेन इसका क्या था, जो जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसको प्राप्त करने के लिए एक विशेष मुद्दा और नया क्या था, ये प्रयास था। क्योंकि पहले से भी जो अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें तो सारे जो कार्यक्रम थे वो मेनली बात करते थे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सबको मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए हम कोई भी एफर्ट्स करें। तो ये भी क्या था, एक एफर्ट था कि हम UEE जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सभी को क्या करें, प्रदान करें। तो अभी तक जितनी भी हमने पॉलिसीज़ की हैं तो मेनली हम उसमें बात कर रहे थे कि हर एक पॉलिसी क्या चाहती थी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो। तो इसी तरह से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के थ्रू जो आपका DPEP आया, उस प्रोग्राम ने भी क्या किया, कवरेज किए आपके 275 डिस्ट्रिक्ट इन 18 स्टेट्स। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था। और उसके लिए जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी प्रोग्राम ने भी क्या किया, यूनिवर्सल एक्सेस की बात की, उसके बाद इंक्रीजिंग रिटेंशन की बात की, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट्स की बात की, इम्प्रूविंग क्वालिटी थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें कि हम क्या करेंगे, इम्प्रूव भी करेंगे आपकी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी कैपेसिटी को भी और उनकी क्वालिटी को भी। अगर फाइनेंशियल एलोकेशंस की बात करें तो उसमें अप टू ₹40 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 40 करोड़ रुपीस क्या दिए गए, इन्वेस्ट किए गए इसमें। एंड सिविल वर्क्स की बात करें तो अप टू 33.33% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, की इसके लिए जो काम हुआ उसमें कितना इन्वेस्ट किया गया, 33.33। उसके बाद टोटल सिविल वर्क्स कॉस्ट की बात करें तो उसमें कितना हुआ, टोटल कॉस्ट आपकी 3667 करोड़ अप्रोक्सीमेटली पैसा क्या किया गया, खर्च किया गया। अगर इसमें एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आपका स्टार्ट हुआ था 8 नवंबर 1994 में। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की, उसमें मेनली था कि क्या उसमें मेनली था कि भागीदारी और स्वायत्तता की क्या की, इसने बात की। अगर भागीदारी की बात करें तो मतलब हर एक जो पर्सन, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो कोई व्यवसाय करता हो, तो या जैसे अध्यापन से जुड़ा हो व्यक्ति, या अध्यापन से नहीं जुड़ा हो, तो ये जो एजुकेशन है ये क्या है, सभी का उत्तरदायित्व है, या सभी की भागीदारी है, या सभी का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। और सभी को जिम्मेदारी सौंपी जाए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ जो कमेटी और कमीशन, या अभी तक बोला था कि गांव में ही लोकल कमेटीज़ होंगी जो शिक्षा की क्वालिटी को चेकआउट करेगी। तो मतलब ये एक स्कूल के जो मेंबर्स हैं या टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो के, जो एरिया है उनके सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, कामकाज करने वाले लोग हैं, उनकी भी क्या है, एक जिम्मेदारी है। तो ये क्या थी, इसकी मेनली एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दूसरी अगर बात करें तो इसमें जैसे आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पे, तो दूसरा है पूर्ण विकेंद्रीकृत।
ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की क्या की इस पॉलिसी, इस डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी प्रोग्राम ने क्या की, बात की। अगर सेंटर की बात करें या स्टेट की बात करें तो जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था ये पूर्ण रूप से क्या था, डिसेंट्रलाइज था, जिसमें हर एक जिला इस कार्यक्रम का क्या नियोजन लोगों की आवश्यकताओं, ज़रूरतों एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि कोई फोर्सिबली उनको नहीं बोलेगा कि कैसे काम करना है। अगर जैसे समर वेकेशन की बात करें या विंटर वेकेशन की बात करें या क्लासरूम में फैसिलिटीज़ की बात करें तो कहीं पे जैसा एरिया, जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही क्या दिया जाए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। जो फंड हैं उसमें भी क्या है कि जो 80% फंड जो है वो लोकल या फिर जो वहाँ पे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कि वहाँ पे चाहे पंचायत ही हो, वो क्या करेगी, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर है कि उसको उस कार्यक्रम डीपीईपी जो कार्यक्रम था इसको फुलफिल करने के लिए उनके पास भी अथॉरिटी थी कि वो पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उनसे कोई भी मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे है और पंचायत वालों को वो काम दिया जाता है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, तो उसमें पंचायत वहाँ पे खर्च कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें विद्यार्थी अधिगम। अगर जैसे लर्नर जो भी हैं उनकी टीचिंग की बात करें, लर्निंग की बात करें लर्नर की, तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य जो केंद्र बिंदु था विद्यार्थियों द्वारा स्कूल के कक्षा कक्ष में अधिगम था। एक तो क्लासरूम कहाँ बैठे और दूसरा क्या टीचर, कि दोनों में ही हमने क्या देनी है, उनको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ाएं वो भी क्या है, अच्छे मन लगा के पढ़ाएं और जो स्टूडेंट्स पढ़ें तो उनको किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इस जो डीपीईपी जो प्रोग्राम था इसने बात की निर्माण एवं क्रियान्वयन में लोचशीलता। अगर इसमें लोचशीलता की बात करें तो उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या वहाँ पे जो भी वर्किंग होनी है उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसने बात की कि बाहरी एजेंट एवं परामर्शदाता, कि जो भी वहाँ पे कोई मान लीजिए काउंसलर है या जो भी बाहर से जो एजेंट है, अगर वहाँ पे कुछ करने के लिए या चेंजेस करने के लिए या कुछ ऐसी नई जानकारी भी अगर देते हैं तो उसको भी क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। कि पहले जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो प्रयास किए गए हैं वह केवल अध्यापन व्यवसाय से संबंधित लोगों द्वारा किए गए, परंतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के आरंभ से दूसरी संस्थाओं से भी सहयोग की अपेक्षा रखी गई। जैसे पहले ही कहा कि चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसी अन्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई पर्सन हो, वो भी क्या कर सकता है, उसमें उसका भी उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए। तो अगर वो परामर्श देते हैं तो उसको क्या करना है, मानना है, और उनके सहयोग वो भी क्या कर सकते हैं, जैसे डोनेशन देना है तो डोनेशन दे सकते हैं, सहयोग देना है तो सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगर सहयोग की बात की जाए तो उस टाइम जो स्कूल्स थे जो ओपन किए जाते थे वहाँ पे जो भूमि होती थी वो भूमि क्या है, कोई दान कर सकता है, तो दान करने के लिए वो कहीं पे स्कूल ओपन करना है तो भूमि दान वहाँ पे अलाउड था। मतलब कोई पर्सन अगर सहयोग भी देना चाहता है तो उसके सहयोग को भी क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो निरंतर अधिगम एवं नवाचार पर जोर, कि न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर न्यू इनोवेशंस की बात करें नवाचार में, तो हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस वहाँ पे लर्निंग और जो आपकी इनोवेशन है उस पर क्या करना है, हमने रीइंफोर्स करना है, उसको फोकस करना है, उसको डेवलप करने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। जैसे मतलब अगर कहें कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखी जा रही हैं, लर्निंग मटेरियल्स की बात हो या लर्निंग फैसिलिटीज़ की बात हो, तो वो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को मिलनी चाहिए। और जो भी नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन्होंने क्षमताओं के विकास की भी बात की। तो हमने इसे जैसे सर्व शिक्षा अभियान भी पढ़ा था, तो सर्व शिक्षा अभियान भी कहता था कि टीचर्स की रेगुलर अगर इन सर्विस है या फिर वो सर्विस में नहीं है तो उन लोगों के लिए, उन पर्सन्स, उन टीचर्स के लिए भी वहाँ पे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो इसमें भी डीपीईपी में भी टीचर्स को एजुकेट और उनको ट्रेनिंग और उनको डिप्लोमास और उनको वर्किंग मतलब जैसे वर्कशॉप्स की क्या की गई, बात की गई।
तो अभी तक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की उनके बेसिस पर अगर इसके इनिशिएटिव्स की बात करें तो डीपीईपी का जो इनिशिएट था वो क्या था, इफेक्टिव कम्युनिटी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। सेकेंडली, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल स्कूल डिज़ाइन एंड डिज़ाइन रिन्यूएबल वर्क। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज and cost effective construction methodologies, child friendly environment and national cross state sharing workshops and capacity building for state, district and site personnel and also community in the community construction process as well as cost effective construction technologies. अब बात आती है कि जो डीपीईपी प्रोग्राम हुआ, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, उसने अचीव क्या किया। तो इसकी जो अचीवमेंट्स थी वो थी कि डीपीईपी ने 1,60,000 नए क्या किए, स्कूल ओपन किए, जिनमें से 84,000 स्कूल्स क्या थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या थे, अंडर्स थे। ठीक है। अगर ऑल्टरनेटिव स्कूल्स की बात करें तो ऑल्टरनेटिव स्कूल से मतलब कि ऐसे स्कूल जो क्या हैं आपके पब्लिक स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, लोकल ऑल्टरनेटिव्स टू पब्लिक स्कूल्स, जैसे चार्टर स्कूल्स हो गए या आपके दूसरे जो भी प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो 84,000 जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी प्रोग्राम था उन्होंने ये स्कूल्स भी क्या किए, ओपन किए। अगर सेकंड अचीवमेंट की बात करें तो डीपीईपी के अंडर जो भी स्कूल बनाए गए उनका जो बिल्डिंग थी वो क्या थी, बहुत अच्छी थी। और उसका जो कार्य पूर्ण या विकास की बात करें तो उसमें 52,758 स्कूल बिल्डिंग्स और इसके अलावा 58,604 क्लासरूम्स को क्या किया गया और उसके साथ रिसोर्स सेंटर्स भी वहाँ पे तैयार किए गए, टॉयलेट्स फैसिलिटी भी दी गई और जो पेयजल की बात करें या जो भी वहाँ पे वाटर टैप्स लगे वो भी क्या है 24,909 वहाँ पे सुविधाएं क्या की गई, प्रदान की गई। लेकिन चलो आपको तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना है उसमें कितने हुए, लेकिन आप अचीवमेंट्स में, मेजर अचीवमेंट्स में ये लिख सकते हैं कि क्या हुआ, स्कूल्स भी ओपन किए गए और उसके साथ ऑल्टरनेट जो स्कूल्स थे वो भी ओपन किए गए। ऑल्टरनेट स्कूल्स में सभी प्रकार के स्कूल्स, अगर हम वहाँ पे ब्लाइंड बच्चों की बात करें तो उनके स्कूल्स की भी क्या की गई, बात की गई। अगर हैंडीकैप्ड कोई चिल्ड्रन है उसके स्कूल्स की बात करें तो वो भी क्या किए गए, ओपन किए गए, कि बच्चों के हर प्रकार के बच्चों को क्या रखा गया, वहाँ पे ध्यान रखा गया। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई वो भी क्या थी, अच्छी थी। और जो अगर क्लासरूम्स भी वहाँ पे ठीक करने की बात हो तो वो भी क्या किए गए, ठीक किए गए। अगर उसमें हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो उसमें क्या किया गया, जो ग्रैंड जो एनरोलमेंट थी स्टूडेंट्स की, उसमें जो कैंप लगाए गए तो 3 वर्षों के दौरान जितने भी वहाँ पे देखा गया कि कितनी परसेंटेज बढ़ी, तो उसमें 95% क्या रही, एनरोलमेंट रही स्टूडेंट्स की। और जो टीपीईपी था इसने कवर किया हर एक जो ज़िले थे उसमें 85% से अधिक जो एरिया था या उसमें एनरोलमेंट की बात करें उसको क्या किया गया, इसमें कवर किया गया। अगर नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो उसमें क्या हुआ कि जो ऐसे बच्चे थे जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या भी क्या हुई, 4,20,203 तक ये भी क्या हुए, एनरोल हुए और इनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल्स ओपन किए गए। अगर वहाँ पे अगर हम विलेज एजुकेशन कमेटीज़ की बात करें और स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ की बात करें, हैव बीन सेटअप इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट विलेजेस और हैबिटेशंस और स्कूल्स, की जो ग्रामीण शिक्षा कमेटियां थी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां थी, सभी प्रोजेक्ट गाँवों और हैबिटेशनों में स्थापित कर दी गई। और इसी के अंडर जो आपके पैरा टीचर थे या शिक्षा जो कर्मीज थे उनको भी क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। तो ये बहुत मेन पॉइंट था कि उस दौरान ही जो आपके पैरा टीचर्स थे या फिर शिक्षा कर्मीज थे उनको भी क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। और उस दौरान आपके 1,77,000 जो टीचर्स थे, जो पैरा टीचर्स और जो आपके शिक्षा कर्मीज और जो अगर बात करें आपके टीचर्स की तो वो क्या किए गए, 1,77,000 अपॉइंट किए गए।
और ब्लॉक लेवल पे बात करें तो 3,380 रिसोर्स सेंटर्स क्या किए गए, ओपन किए गए, एंड 29,725 सेंटर्स एट क्लस्टर लेवल हैव बीन सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट एंड टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ क्या की गई, प्रोवाइड की गई। अगर इसकी प्लानिंग की बात करें, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की बात करें तो इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड फंडिंग एजेंसीज क्या की गई, ओपन की गई। मतलब जिला प्राथमिक जो शिक्षा कार्यक्रम था केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम थी और परियोजना के खर्च का 85% भारत सरकार द्वारा और 15% संबंधित राज्य के सरकार द्वारा क्या किया गया, खर्च किया गया। ठीक है, और केंद्रीय और राज्य के दोनों ही जो उन्होंने डोनेशन दिया उसके अनुदान के रूप में सीधा राज्य के क्रियान्वयन संस्थाओं तक बढ़ा दिया गया। और उसके बाद जो बाहरी थी एजेंसियां थी डीपीईपी के लिए आर्थिक सहायता क्या की, उन्होंने प्रदान की। चाहे वो आर्थिक सहायता वर्ल्ड बैंक की हो, ठीक है, चाहे वो यूरोपियन कम्युनिटी की हो, इसके अंडर जो प्राथमिक सहायता दी थी वो वर्ल्ड बैंक ने दी थी, यूरोपियन कम्युनिटी ने दी थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसीज ने दी थी, नीदरलैंड गवर्नमेंट ने दी थी, और उसके बाद इंटीग्रेटेड डेवलपिंग एजेंसीज ने दी थी। अगर इस प्रोग्राम के कवरेज की बात करें तो इसने क्या किया, 42 जो जिले थे इसमें प्रारंभ किया गया, और उसके बाद जो आपकी 14 जो स्टेट्स थी उसमें कुल जो 200 जिले थे उसमें भी क्या किया गया, इन जिलों को शामिल किया गया, जिसमें नाम आते हैं आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में डीपीईपी स्कीम को क्या किया गया, लागू किया गया। उसके बाद राजस्थान के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 35 से 40 अतिरिक्त जिलों जैसे उड़ीसा के 8 जिलों और पश्चिमी बंगाल के 5 जिलों में डीपीईपी का विस्तार किया गया। और 2015 से 16 तक भारत के लगभग सभी राज्यों के अत्यधिक जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। और अगर इसमें सुपरविजन की बात करें तो इसमें जो इस कार्यक्रम का जो सुपरविजन किया गया वो जो आपके जो भी पर्यवेक्षण मिशन थे उनको उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और 2002 तक 5 आंतरिक पर्यवेक्षण मिशन और 9 संयुक्त पर्यवेक्षण पुनर्निरीक्षण मिशन, और जो अगर पर्यवेक्षण की बात करें तो सुपरवाइज किया गया उसके लिए क्या किया गया, मिशन इसमें बनाए गए। जो जिस मिशन का क्या काम था मेनली कि वो क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे उन प्लेसेस का कि जहाँ पे जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी मिली या नहीं मिली। उसके बाद अगर इसके प्रोमाइजिंग रिजल्ट की बात करें तो शानदार परिणाम इसमें देखे गए। विभिन्न पर्यवेक्षण मिशनों और मूल्यांकनात्मक अध्ययनों की रिपोर्टों के अनुसार इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन ने शानदार परिणाम दर्शाए हैं। और जो डीपीईपी का प्रथम विस्तार अगर बात करें पुनर्निरीक्षण विश्व बैंक, यूरोपियन समुदाय जो अभी तक बात की वर्ल्ड बैंक की बात करें, यूरोपियन कम्युनिटी की बात करें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसीज की बात करें, नीदरलैंड गवर्नमेंट की बात करें, या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसी की हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, 26 सितंबर एंड 16 अक्टूबर 1997 के बीच क्या किया गया मतलब चेक भी किया, और जो उसके बाद देखा गया कि अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिले हैं। तो मिशन ने ये देखा कि पूरी प्राथमिक शिक्षा जो प्रणाली थी डीपीईपी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एनरोलमेंट भी बढ़ी है, दिव्यांग बच्चों को भी फ़ायदा मिला है, स्कूल्स भी ओपन हुए हैं, बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट हुई है, और प्राइवेट सेक्टर में भी एजुकेशन हुई है। और एजुकेशन ऐसे नहीं, एफिलिएशन तभी मिली है जब कहीं ना कहीं उनके बिल्डिंग अच्छी थी या उसमें पढ़ने के लिए प्रॉपर प्लेस था, टॉयलेट फैसिलिटीज़ थी, पानी की भी फैसिलिटी थी, सारी क्या थी वहाँ पे सुविधाएं थी। और जो ड्रॉप आउट थे उसमें भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। तो आपको जैसे कहा है कि आपने क्या करना है, जब वीडियो वॉच करें उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना नेम, क्लास और रोल नंबर ज़रूर लिखें।